हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी विन पर। दोस्तों, मैं मनोज कुमार और हम क्लास 9 के अध्याय 1 में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 में कुल 4 प्रश्न हैं जिन्हें हम एक एक करके बेसिक से हल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हल करने से पहले यहाँ पर लिखेंगे हम हल। दोस्तों, हमें यहाँ पर पूछा गया क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, हमें परिमेय संख्या को जानना अति आवश्यक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर परिमेय संख्या को समझेंगे। तो दोस्तों, परिमेय संख्या के यहाँ पर परिभाषा में हम देखेंगे वैसी संख्या जो p/q के रूप में है, यानी अंश और हर के रूप में हो, जिसे दोस्तों हम भिन्न भी कहते हैं, तो वो हमारा परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर हमें शून्य को पूछा गया है कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो दोस्तों, हम शून्य के नीचे यदि कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम एक बैठा सकते हैं, तो ये हमारा p/q के रूप में हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 0 के नीचे -1, 0 के नीचे 2, 0 के नीचे 3, इस तरह से हम 0 को लिख सकते हैं जो p/q के रूप में होगा। तो ये हमारा दोस्तों परिमेय संख्या होगा। तो इसके लिए हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे दोस्तों हाँ, या फिर यहाँ पर आप हल की जगह दोस्तों यहाँ पर उत्तर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया हाँ शून्य, यहाँ पर हम लिख लेंगे चलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम इसके कारण में लिखें तो यहाँ पर हम क्योंकि करके लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य को हम p/q के रूप में, या दोस्तों हम इसे भिन्न भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर मैं इसे भिन्न लिख देता हूँ। लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे में दोस्तों हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो मैंने वहाँ पर इसे समझाया था। तो इसके नीचे हम दोस्तों 0 के नीचे -1 बैठा सकते हैं, 0 के नीचे 1 बैठा सकते हैं, 0 के नीचे दोस्तों हम 2 बैठा सकते हैं, 3 बैठा सकते हैं, 4 बैठा सकते हैं। इस तरह से हम अनंत तक जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा शून्य होगा ये एक परिमेय संख्या होगा। अतः हम यहाँ पर फिर से इसे नीचे लिख सकते हैं, अतः शून्य एक परिमेय संख्या, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर दोस्तों आप इसे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे और q बराबर 0 नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऊपर वाला जो यहाँ पर अंश में यहाँ पर जो p है और नीचे वाला जो यहाँ पर q है, q की जगह दोस्तों यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यदि q की जगह दोस्तों हमारे यदि 0 आ जा रहा है तो वो अपरिभाषित हो जाता है। तो हमें यहाँ पर q की जगह यहाँ पर दोस्तों हमारा 1 2 3 4 यहाँ पर लिए हैं, तो ये हमारा q की जगह 0 नहीं है। दूसरे नंबर के प्रश्न में दोस्तों मैं यहाँ पर देखेंगे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा ये दूसरे नंबर का प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दो संख्या दिया गया 3 और 4। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे दो संख्या या दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं या अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे समान हर के रूप में की विधि से इसे हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे समान हर के रूप में लिखने पर, समान हर के रूप में लिखने पर, समान हर के रूप में लिखने पर दोस्तों हम पर हमारा पहला संख्या दिया 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 बैठा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम 1 है, 1 को दोस्तों हम किसी भी संख्या से यहाँ पर गुना कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे 10 से गुना कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर चूंकि हमें 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया, तो आप यहाँ पर कम से कम 6 से ऊपर यानी 8 या 10 से इसे गुना करेंगे। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर गुना कर लेता हूँ। यहाँ पर 3 30 और यहाँ पर 10 से कम 10 हो गया। उसका दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर यहाँ पर हमारा यहाँ पर दूसरा संख्या यहाँ पर 4 दिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर भी दोस्तों हम 4 के नीचे यहाँ पर 1 कर लेंगे। अब 1 को दोस्तों हम कितना से यहाँ पर गुना करेंगे कि हमारा ये समान हर होगा। हर को दोस्तों हमें समान करना है। ऊपर वाले को दोस्तों हम यहाँ पर अंश कहते हैं और जो नीचे वाला है ये हमारा हर हो जाएगा। तो हर को दोस्तों यहाँ पर हमारे यहाँ पर 10 दिया हुआ, तो यहाँ पर भी हम 10 करने के लिए 1 को हम 10 से गुना करेंगे।
चलिए यहाँ पर भी हम 10 से इसे गुना कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 दाएँ 40 और यहाँ पर 10 एकम 10। अब दोस्तों हम यहाँ पर अतः करके यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 6 परिमित संख्याएं, अतः 6 परिमेय संख्याएं, अतः 6 परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमारा यहाँ पर जो 30/40 और 30/10 और 40/10 है, इसके बीच में हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर मैं 30/10 और 40/10 के बीच में बोला गया, तो यहाँ पर 31 से हम यहाँ पर ले सकते हैं 31/10। यहाँ पर दोस्तों हम ले सकते हैं 32/10, 33/10, ये हो जाएगा हमारे 34/10, 35/10 और ये हो जाएगा हमारे 36/10। इस तरह करके हम दोस्तों 3 और 4 के बीच में अनेक परिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 10 से इसे इंटू किया, आप यहाँ पर अलग अलग संख्या से इंटू कर सकते हैं। यहाँ पर आप 7 या 8 से भी इंटू करके 3 और 4 के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न में दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसे भी हम हल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। अंदर में दोस्तों आप प्रश्न से भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसे भी दोस्तों हम समान हर के रूप में लिखने की विधि से इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समान हर के रूप में लिखने पर, समान हर के रूप में लिखने पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला संख्या फिर परिमेय संख्या दिया 3/5। इसका दोस्तों हम हर को यहाँ पर हम समान करेंगे। तो दोस्तों हम इससे पहले वाले प्रश्न में दोस्तों हम इसे 10 से इंटू किए थे, यहाँ पर मैं इसे 8 से इंटू कर लेता हूँ। चलिए इसे हम 8 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 × 24 और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 40। इसका दोस्तों हमारे यहाँ पर दिया 4/5। दोस्तों चूंकि हम हर को यहाँ पर हम ये ऊपर वाला हमारा अंश है, नीचे वाला हर है, तो हम हर को दोस्तों यहाँ पर हम समान कर रहे हैं। तो हर में यहाँ पर दोस्तों हमारा 40 है, तो इसे भी हम 40 करेंगे। तो हम पर दोस्तों 5 दिया, 5 को हम यदि 8 से इंटू करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जा रहा है यहाँ पर 4 × 32 और नीचे 5 × 40, यानी दोस्तों हमारा जो हर है ये समान हो गया। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 5 परिमेय संख्या है, अतः 5 परिमेय संख्या है, अतः 5 परिमेय संख्या में दोस्तों यहाँ पर 24/40 और 32/40 के बीच में ले सकते हैं। तो 24/40 के बाद में यहाँ पर 25/40 हम यहाँ पर ले सकते हैं, 25/40, 26/40, 27/40, 28/40 और ये हमारा 29/40। ये दोस्तों हमारा 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हो गया। इसी तरह से दोस्तों इसके बाद हम चौथे नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। चौथे नंबर के प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इससे हम यहाँ पर उत्तर करके लिखेंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न दिया प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके लिए हमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में यहाँ पर कौन कौन सी संख्या यहाँ पर आती है। तो दोस्तों प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत की जाती है और पूर्ण संख्या दोस्तों यहाँ पर 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्राकृत संख्या में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी कि नहीं। यहाँ पर प्राकृत संख्या का संग्रह में जितना भी यहाँ पर संख्या है यानी 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या में है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्ण संख्या में दोस्तों चूंकि 0 1 2 3 4 से यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो दोस्तों प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्या सभी पूर्ण संख्याओं में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा पहला नंबर जो दिया प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। यहाँ पर हम क्योंकि में यदि यहाँ पर हम कारण में लिख लें तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में पूर्ण संख्याओं के संग्रह में पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या होती है।
दूसरे नंबर के प्रश्न में दोस्तों हम देखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर हमें पूछा गया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से पूर्णांक और पूर्ण संख्या को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर पूर्णांक में, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी तो पूर्णांक की परिभाषा में दोस्तों हम देखें तो वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर दोनों तरफ, यानी बाएं माइनस में और दाएं प्लस में अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्णांक कहेंगे। और यहाँ पर दोस्तों पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर ये अनंत तक जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम देखेंगे पूर्णांक में जितनी भी यहाँ पर संख्या है वे पूर्ण संख्या में है या नहीं। तो दोस्तों पूर्ण संख्या में यहाँ पर 0 1 2 3 4 हो रहा है, और यहाँ पर पूर्णांक में दोस्तों -2 -1, यानी जो -2 -1 है ये दोस्तों पूर्ण संख्या में नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरे नंबर का जो प्रश्न होगा ये हमारा असत्य होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य, यहाँ पर हम कारण में लिख देंगे क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी पूर्णांक नहीं होते हैं। उसके दोस्तों हम तीसरे नंबर के प्रश्न में देखें तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर उत्तर में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर परिमेय संख्या को, तो परिमेय संख्या का भी यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर समझने के लिए 2 4 यहाँ पर मैं इसे हम जैसे में ले लेंगे। चलिए -1/1 या फिर -1/2, यहाँ पर आप कोई भी संख्या को यहाँ पर ले सकते हैं जो भिन्न के रूप में या p/q के रूप में हो। ये दोस्तों हमारा परिमेय संख्या हो गया। और पूर्ण संख्या में दोस्तों हम फिर से यहाँ पर देखेंगे तो पूर्ण संख्या हमारा यहाँ पर 0 से ही शुरू हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर परिमेय संख्या में देखेंगे, यहाँ पर परिमेय संख्या में यहाँ पर -1/2 1/1 या फिर 1/2 यहाँ पर आया हुआ। और पूर्ण में दोस्तों यहाँ पर 0 से शुरू होकर हमारा ये अनंत तक जा रहा है। तो दोस्तों परिमेय संख्या में जो हमारा -1/2 आया है या फिर यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ये जो 1/2 है या फिर 0 है, सभी परिमेय संख्या यहाँ पर दोस्तों पूर्ण संख्याओं में यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो हमारा ये जो परिमेय संख्या होगा पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरे नंबर का जो प्रश्न दिया है ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। यहाँ पर हम कारण में यहाँ पर हम उदाहरण लेके यहाँ पर समझेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे, उदाहरण के लिए दोस्तों यहाँ पर -1/2 यहाँ पर एक परिमेय संख्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। यहाँ पर उदाहरण के लिए -1/2 ये एक परिमेय संख्या है। किंतु एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या नहीं। उदाहरण के लिए -1/2 ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हमारा जो तीसरे नंबर का प्रश्न है वो असत्य होगा। दोस्तों हमने सभी प्रश्नों को एक एक करके यहाँ पर हल कर लिया है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।